नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान धीमा होने और टीकों की कमी के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भारत की बड़ी आबादी को जिम्मेदार ठहराया है। ट्विटर पर एक बयान शेयर करते हुए पूनावाला ने कहा कि बहुत सी गलत रिपोर्ट्स के बीच ये जरूरी था कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। अदार पूनावाला ने अपने बयान में कहा है कि उनके कई स्टेटमेंट्स को गलत ढंग से पेश किया गया था। पूनावाला ने वैक्सीन की कमी को लेकर कहा, पहली बात यह है कि टीकों की मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, ऐसे में इसे रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता। पूनावाला ने कहा कि हमें ये समझने की जरूरत है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है, ऐसे में सभी वयस्कों के लिए कोरोना वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करना आसान टास्क नहीं है। यहाँ तक कि हमारे मुकाबले काफी कम आबादी वाले देशों को भी टीकों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार के साथ सामंजस्य कमजोर होने के आरोपों का भी पूनावाला ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीते साल अप्रैल से ही हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें सरकार से हर तरह का सपोर्ट मिला है, चाहे वो वैज्ञानिक, नियम या फिर आर्थिक सहयोग की बात हो। सरकार की ओर से नए ऑर्डर न मिलने का सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया है। Very stressed, to put it quite frankly, because the globe needs this vaccine, and we're prioritizing the needs of India at the moment, and we're still short of being able to supply to every Indian that needs it. That's why we have these restrictions at the moment, and slowly that will ease as the supply position eases, and many other vaccine producers also scale up their capacities, and we hope that along with them even Covishield will increase their capacity to 110 million doses a month, but that's only going to happen in the month of June onwards. So that's where we are at the moment, and we're working with the government. We've submitted proposals to try and work with them, and they will hopefully financially support us also to build more capacity. And that's where we are at the moment. So the filling line, one of our additional filling lines was damaged, and that has taken 2 more months to come online. That's why we've pushed the April-May deadline to sort of June-July. That we need to make the bulk drug substance, for which we need to sort of commandeer another building and facility where we're making other products. That is the proposal we've submitted to the government, to see if they can financially support us for the capex, at least for that facility, or we would have to then go to the banks. And we're exploring all the options because we remain committed one way or another. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें टीवी समाचार चैनलों पर संवेदनशील प्रकृति के समाचारों, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर बड़े पैमाने पर होने वाली मौत की रिपोर्टिंग, लोगों की पीड़ाएं शामिल है कि रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता नियमों का उद्विकास करने व लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। वहीं यह भी मांग की गई थी कि ऐसा करते समय प्रसारकों या टीवी चैनलों को नकारात्मकता, जीवन के प्रति असुरक्षा की भावना, चोट, पीड़ा, दुख, क्षति आदि को फैलाने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण मामले में स्वतः संज्ञान मामले में ये कहा, हम इस आदेश का उपयोग सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए ईमानदारी से अपनी सराहना दर्ज करने के लिए करना चाहते हैं। न केवल डॉक्टरों तक सीमित है, बल्कि इसमें नर्स, अस्पताल कर्मचारी, एम्बुलेंस चालक, स्वच्छता कर्मचारी और श्मशान कर्मी भी है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने देश के आभारी नागरिकों के रूप में बोलते हुए संकट के दौरान हमारे सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य लोक कल्याण के हित में कोविड-19 की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की एक खंडपीठ ने महामारी की दूसरी लहर में पॉजिटिव मामलों की निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उन उपायों को जो वे भविष्य में करने वाले उन्हें रिकॉर्ड पर पेश करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
कि दिल्ली में प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी को 3 मई की आधी रात तक या उससे पहले पूरी की जाए। ये आदेश 30 अप्रैल को सुरक्षित रखा गया था और इस आदेश को 2 मई को पारित किया गया। आदेश में कहा गया कि जीएनसीटीडी के लिए ऑक्सीजन का मौजूदा आवंटन प्रतिदिन 490 मीट्रिक टन है, जबकि अनुमानित मांग 133% बढ़कर 700 मीट्रिक टन पर दिन हो गई है और इसलिए इसके उपाय के लिए आवश्यकता है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि केंद्र ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की अनुमानित मांग को 490 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 133% बढ़ाकर 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है। कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर कहा कि इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए स्वतः संज्ञान मामले में ये आदेश पारित किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी इंडिया को उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत पहचान पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारावास के मामले में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। एनएचआरसी इंडिया ने उत्तर प्रदेश राज्य को सिफारिश की थी अपने मुख्य सचिव के माध्यम से कि पीड़िता की गरिमा को बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और उसे उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत के रूप में 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया था कि वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई में 4 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसने अपनी पहचान अलग किए बिना पीड़ित को गिरफ्तार किया। ये ध्यान दिया जा सकता है कि आयोग ने पीड़िता द्वारा एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि वो 347/2000 मामले में आईपीसी की धारा के तहत 147, 148, 149, 506, 302 दर्ज एफआईआर में किसी जुल्म शर्मा के स्थान पर 4 साल से अधिक कारावास की सजा काट रहा है। पुलिस असली अपराधी को गिरफ्तार करने में विफल रही थी और उसने शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर लिया था। इसे एक कड़वी दवाई के रूप में ले, सही भावना में। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणियों के खिलाफ ईसीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई को कहा। हाईकोर्ट ने कहा था कि ईसीआई अकेले कोविड दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और उसके अधिकारियों को शायद हत्या के लिए बुक किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने ईसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को बताया कि कभी-कभी न्यायाधीश बड़े जनहित में टिप्पणी करते हैं। पीठ ने ईसीआई द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। गुरुवार को आदेश सुनाए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मीडिया को किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से नहीं रोका जा सकता है। न्यायालय ने माना कि न्यायालय में चर्चा जनता के हित की है और लोग ये जानने के हकदार है कि बेंच और बार के बीच संवाद के माध्यम से कैसे न्यायिक प्रक्रिया सामने आ रही है। न्यायालय ने ये भी कहा कि अदालती चर्चाओं की रिपोर्टिंग न्यायाधीशों के लिए अधिक जवाबदेही लाएगी और न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के संचालन पर रोक लगा दी जिसने समर्पण करने वाले एक बच्चे को उसके जैविक माता पिता लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति की कस्टडी में बहाल कर दिया था। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने एक दंपति द्वारा दाखिल अपील पर ऐतिहासिक फैसले पर रोक लगाई जिसके समक्ष बच्चे ने समर्पण कर दिया था। उनकी दलील में दंपति ने कहा कि गोद लेने वाले माता पिता को विधिवत नोटिस दिए बिना जैविक माता पिता को बच्चे की कस्टडी दे दी गई। उनकी दलील है कि एक बच्चे को गोद लेने के लिए सभी प्रक्रियाओं के अनुरूप होने के बावजूद बाल कल्याण समिति जैविक माता पिता के पक्ष में जैविक बच्चे के अधिकारों को बहाल करने के लिए कदम उठा रही थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत दिलाने वाली पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ममता के लिए शपथ ग्रहण की तारीख तय किए जाने से ये साफ हो गया है कि नंदीग्राम में हार के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो खुद बैठेंगी। दीदी 5 मई को तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगी।
राजभवन के सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश करेंगी। इससे पहले ममता बनर्जी को सर्वसम्मति से टीएमसी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी एक सादे समारोह में 5 मई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी, तो उनके मंत्री अगले दिन 6 मई को शपथ लेंगे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।